आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है एन एपिथेलियल टिश्यू विच हैज थिन फ्लैट सेल। कह रहा है एक एपिथेलियल ऊतक है जिसकी कोशिका चपटी है और पतली है, अरेंज्ड एज टू एज, और उसके किनारे आपस में टच किए हुए हैं, सो एज टू एपियर लाइक क्लोजली पैक्ड टाइल्स, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पत्थर टाइल्स पत्थर जैसे हम लोग घरों में लगवाते हैं वैसा प्रतीत हो रहा है। तो कह रहा है इज फाउंड टू बी प्रेजेंट एट, तो कह रहा है टाइल्स जैसा पाया गया, तो ये स्थिति कहाँ पर पाई जाएगी, ये चार विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। तो ये देखिए इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, जो हमारा गाल है, गाल के अंदर मुंह में जो इनर लाइनिंग है वहाँ पर हमारी थिन एपिथेलियल सेल पाई जाएंगी जो फ्लैट होंगी और आपस में मिलकर टाइल्स जैसी संरचना दिखेगी। तो वो कंडीशन यहाँ पर बनेगी इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, यानी जो मुंह के अंदर गाल की सतह है वहाँ पर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एन एपिथेलियल टिश्यू विच हैज थिन फ्लैट सेल्स arranged edge to edge so as to appear like closely packed tiles is known as pseudo-stratified epithelium। ऐसी स्थिति है तो उस एपिथेलियम का नाम क्या है, pseudo-stratified epithelium बोलते हैं। थिन फ्लैट सेल है और क्लोजली पैक्ड टाइल्स जैसी अपीयर होती है। तो ये क्या है एग्जाम्पल, pseudo-stratified epithelium। यहाँ पर आभासी मतलब स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम नहीं है, आभास हो रहा है, इसलिए स्यूडो वर्ड जोड़ा गया। तो आभासी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम यहाँ पर पाई जाती है हमारी चिक में, गाल में, जो मुंह के अंदर है। और यहाँ पर जो सेल होती है वो थिन होती है और चपटी होती है, और आपस में जब अरेंजमेंट होकर पास आती हैं तो टाइल्स जैसी संरचना दिखती है। इट कवर्स मॉइस्ट सरफेस वेयर देयर इज लिटिल वियर एंड टीयर बाय फ्रिक्शन सच एज इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स। यहाँ पर जो सतह होती है वो मॉइस्ट होती है, जैसी बात के मुंह में लार होती है तो सतह हमारी नम रहेगी, और थोड़ा बहुत वियर एंड टीयर मतलब फटती है रगड़ के कारण, तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन को भी सहने की क्षमता होती है, घर्षण को भी सहने की क्षमता होती है, और ये पाई जाती है इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, यानी गाल के अंदर मुंह के अंदर वाली सतह पर ऐसा पाया जाता है। तो इस प्रकार से 85 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, 86 नंबर। अब 87 नंबर देखते हैं। कह रहा है हेयर प्रेजेंट इन द स्किन आर, जो हमारी खाल पर बाल पाए जाते हैं, ये बाल क्या होते हैं, तो एपिडर्मल इन ओरिजिन होते हैं एंड मेड ऑफ डेड सेल्स। देखिए बाल जब काटे जाते हैं तो बाल काटते समय हमें लगता नहीं है, महसूस नहीं होता कि बाल काटे जा रहे हैं, इसका मतलब इनकी सेल अब डेड होगी। और चूंकि बाहरी सतह पर पाई जाती है बाल हमारे, तो एपिडर्मल ओरिजिन है इसकी, यानी त्वचा से इसकी उत्पत्ति है। तो हेयर प्रेजेंट इन द स्किन आर एपिडर्मल इन ओरिजिन एंड मेड ऑफ डेड सेल्स। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कह रहा है ईच हेयर इज प्रेजेंट इन ए ट्यूबुलर पिट कॉल्ड हेयर फॉलिकल। प्रत्येक जो बाल है हमारा वो एक ट्यूब लाइक संरचना में गड्ढा होता है, उसमें पाया जाता है, उस गड्ढे का नाम फॉलिकल है, हेयर फॉलिकल, विच इज मेड अप बाई सिंकिंग ऑफ एपिडर्मिस। और ये जो हेयर फॉलिकल यानी गड्ढा है जिसमें बाल उगता है, उस गड्ढे का निर्माण कैसे होता है, जो बाहरी सतह है खाल की, स्किन की, उसके सिंकिंग से यानी आपस में सिकुड़ जाती है। लिविंग सेल आर प्रेजेंट ओनली एट द बेस ऑफ हेयर। जिंदा कोशिका हमारी केवल बाल के सतह पर पाई जाती है, बेस पर यानी आधार पर। दैट इज इन हेयर पैपिला, दूसरे शब्दों में कहें तो हेयर पैपिला में। रेस्ट ऑफ द हेयर इज डेड,
और इस हेयर पैपिला के अलावा जितना भी बाल है हमारा वो मृत कोशिका का बना होता है। एंड इज डिविजिबल इनटू आउटर क्यूटिकल, और यह विखंडित भी हो सकता है बाहरी क्यूटिकल में। मिडिल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, जो हमारा हेयर है अगर इसकी संरचना को देखें और इसकी काट दें, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काटें, अनुप्रस्थ काट करें, तो इसमें 3 पार्ट निकलते हैं। बाहरी वाला पार्ट जैसे मान लो पेड़ को काट दिया जाए उसका तना, तो बाहर खाल होती है, तो उसी तरह क्यूटिकल होती है। उसके अंदर जो है कुछ कम गहरी कलरदार हमारी लकड़ी होती है, उसी प्रकार बाल में भी मिडिल कॉर्टेक्स होता है। और अंदर ज़्यादा गहरे रंग की लकड़ी होती है पेड़ में काटने पर, तो उसी प्रकार अंदर बाल में इनर मेडुला होता है। तो ये संरचना है हमारी। अब क्वेश्चन नंबर 88 आ जाता है, कह रहा है द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल ऑफ स्किन इज टर्म्ड एज। स्किन की वो कोशिकाएं जो एक्टिवली डिवाइड होती हैं, यानी बार बार विखंडित होती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए थर्ड विकल्प हमारा करेक्ट है, स्ट्रेटम मालपिघाई या स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम बोलते हैं। देखिए जब एक्टिव होता है बीज तो वो जर्मिनेट करता है यानी उगता है, तो उसी तरह इसको भी याद रखिए, स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम। तो वो सतह खाल की द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल ऑफ स्किन इज टर्म्ड एज स्ट्रेटम मालपिघाई या स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम। ये आप लोग याद रखिएगा। तो सॉल्यूशन में देखिए स्ट्रेटम मालपिघाई या स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, सबसे अंदर वाली परत होती है स्किन की। जैसे अभी हमने बाल के बारे में पढ़ा, हेयर के बारे में, कि पूरा हेयर डेड होता है, केवल हेयर पैपिला जो होता है सबसे बेस वाला पार्ट, आधार वाला, वही जिंदा या लिविंग होता है। तो उसी प्रकार से क्योंकि यहीं से डिवीजन होता है, अब एक्टिव होती है, तो जाहिर सी बात है कि ये इनर मोस्ट सेल लेयर में पाई जाती है स्किन की, कंसिस्टिंग ऑफ वन कॉल्ड थिक कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। और इसमें एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है कॉलमनर एपिथेलियम, और ये थिक यानी मोटी होती है। इट लाइज ऑन द बेसमेंट लेयर, यह सबसे आधारभूत सतह पर पाई जाती है या सबसे निचली सतह पर पाई जाती है या बेस में पाई जाती है। इट्स सेल आर एक्टिव एंड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस न्यू सेल्स। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक्टिव होती हैं और नई नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। किस डिवीजन द्वारा? माइटोटिक डिवीजन द्वारा, यानी सूत्री विभाजन द्वारा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं, समान रहती है। दैट इज वाई कॉल्ड जर्मिनेटिव लेयर, इसीलिए इसका नाम कहते हैं जर्मिनेटिव लेयर पड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 89 आ जाता है, कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन इन्वॉल्व्स। कार्टिलेज बोन के फॉर्मेशन में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड रीएब्जॉर्प्शन बाय ऑस्टियोक्लास्ट्स। तो जो बोन है, फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन इन्वॉल्व्स, तो कुल मिलाकर के कार्टिलेज बोन के फॉर्मेशन में क्या क्या होता है? तो डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है वो क्या करती है? वो डिपोजिशन करती है बोनी मैटर का। और रीएब्जॉर्प्शन कौन सा सेल करती है? कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोक्लास्ट, देखिए कार्टिलेज का संबंध कॉन्ड्रिन से था, पीछे पड़े थे, तो कॉन्ड्रोक्लास्ट हमारी रीएब्जॉर्ब करती है और ऑस्टियोब्लास्ट हमारी बोनी मैटर का डिपोजिशन करती है। इस बात को ध्यान देना है। थोड़ा सॉल्यूशन में और अच्छे से पढ़ लेते हैं जिससे ये हमें और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि बोन इज एन अनयूजुअल टिश्यू इन दैट इट इज कंटिन्यूली बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड। द ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट बोन मैट्रिक्स। तो कह रहा है कि जो हड्डी है हमारी एक तरह से अनयूजुअल टिश्यू है, इन दैट इट इज कंटिन्यूली
बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड, इस आधार पर कि बार बार इसका रिकंस्ट्रक्शन होता है। कह रहा है द ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट बोन मैट्रिक्स, जो ऑस्टियोब्लास्ट है क्या करती है, बोन मैट्रिक्स सिक्रीट करती है। वेयर एज द लार्ज, जिससे कि बोन लार्ज हो सके। मच ब्रांच्ड, ज़्यादा शाखाएं बन सके। मोटाइल, ये गतिशील हो सके। लाइसोसोम रिच, इसमें लाइसोसोम बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। और उस सेल को बोलते हैं कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रॉय बोन मैट्रिक्स। ये तो ऑस्टियोब्लास्ट की बात हो गई इतना सब, और ऑस्टियोक्लास्ट हम उस सेल को बोलते हैं जो कि बोन मैट्रिक्स को डिस्ट्रॉय करती है। ध्यान दीजिए, द ट्विन प्रोसेस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन enable a particular bone to remodel its structure to meet any change in the mechanical requirement of the animal during its development। तो कह रहा है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट है, ये दोनों एक तरह से ट्विन का काम करती हैं, जुड़वा जैसे होते हैं बच्चे वैसे ये काम करते हैं, मतलब एक दूसरे की पूरक हैं, जिससे कि जैसा स्ट्रक्चर हमें चाहिए वैसा निर्माण किया जा सके, जैसा हमारी बॉडी को मैकेनिकल रिक्वायरमेंट हो। तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्ड्रोक्लास्ट से लिख गया है, तो डिपोजिशन ऑफ बोनी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड रीअब्जॉर्प्शन बाय ऑस्टियोक्लास्ट होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अब देखिए आगे आ जाता है म्यूकस हेल्प्स फ्रॉग इन फॉर्मिंग। जो फ्रॉग है उसमें म्यूकस क्या हेल्प करता है, तो उसकी स्किन को मॉइस्ट रखता है और स्मूथ चिकना भी रखता है, और इससे ये होता है कि जैसे कोई शत्रु उसे पकड़ना चाहे तो आसानी से नहीं पकड़ सकता, फिसल जाती है। तो यहाँ पर देखिए डी विकल्प हमारा ज़्यादा करेक्ट है, म्यूकस हेल्प फ्रॉग इन फॉर्मिंग। तो स्मूथ चिकना भी रखता है और मॉइस्ट भी रखता है, लेकिन दोनों में बात आ जाए कि किसको आंसर करेंगे तो मॉइस्ट स्किन को आंसर करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए म्यूकस हेल्प फ्रॉग इन फार्मिंग मॉइस्ट स्किन एस स्किन इज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और इसको नमदार इसलिए रखता है क्योंकि जो फ्रॉग है हमारा मेढक है, ये अपनी स्किन से भी सांस लेता है, अगर नम नहीं रहेगी तो फिर ये स्किन से सांस नहीं ले पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 91 आ जाता है, कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल फाइबर आर। तो स्मूथ मसल के जो फाइबर हैं हमारे, तो वो फाइबर के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि जो हमारा स्मूथ मसल फाइबर है वो स्पिंडल शेप होते हैं, इनमें कोई ब्रांच नहीं होती, अनब्रांच्ड होते हैं, नॉन स्ट्रिएटेड होते हैं, यानी कहने का मतलब पैरेलल होते हैं, यूनि न्यूक्लिएटेड एक कोशिकीय होते हैं, और इनवॉल्यूंटरी यानी अनैच्छिक होते हैं। तो स्मूथ मसल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो जो स्मूथ मसल है इसके फाइबर स्पिंडल शेप होते हैं। स्पिंडल शेप का मतलब किनारे पर पतले और बीच में मोटे, इस तरह से होते हैं। थोड़ा फिगर देख लीजिए, इस तरह से ये यूनि न्यूक्लिएटेड केवल एक सेल होती है, एक न्यूक्लियस होता है। तो स्मूथ मसल फाइबर के में क्या होता है, स्पिंडल शेप होता है, बिना शाखाओं का होता है, और नॉन स्ट्रिएटेड होता है, एक केंद्रकीय होता है और अनैच्छिक होता है, यानी इसमें हमारी इच्छा का काम नहीं है। सॉल्यूशन देखिए, द स्मूथ मसल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो अनब्रांच स्पिंडल शेप फाइबर। तो जो स्मूथ मसल होती है हमारी लंबी होती है, संकरी होती है, बिना शाखा वाली होती है, और स्पिंडल शेप इसमें फाइबर पाए जाते हैं। ईच फाइबर कंटेन्स ए सिंगल ओवल न्यूक्लियस। प्रत्येक फाइबर में केवल एक अंडाकार केंद्रक पाया जाता है। इट इज थिक मिडिल पार्ट, ये मोटे मध्य पार्ट में स्थित होता है केंद्रक हमारा।
द क्रॉस स्ट्रिएशन आर एब्सेंट। क्रॉस स्ट्रिएशन एब्सेंट होता है, जिसको कहते हैं नॉन स्ट्रिएटेड पाई जाती है, मतलब सारे फाइबर इसके पैरेलल होते हैं, समांतर, ऐसे क्रॉस नहीं होते। कुल मिला के जैसे ऐसे फाइबर हैं ऐसे ऐसे, तो इस तरह नहीं होते हैं, सब ऐसे रहेंगे तो सब ऐसे ही रहेंगे, इस प्रकार से। तो द क्रॉस स्ट्रिएशन आर एब्सेंट सो दैट द फाइबर लुक स्मूथ। इसलिए जो फाइबर होते हैं, तंतु होते हैं, वो हमें स्मूथ दिखाई देते हैं, हेंस द नेम नॉन स्ट्रिएटेड, इसलिए इनका नाम नॉन स्ट्रिएटेड पड़ा है। इट्स कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमल। इनका संकुचन यानी सिकुड़ना इन पेशियों का मनुष्य के मतलब इच्छा के कंट्रोल में नहीं रहता है। Therefore also called involuntary muscle, इसलिए इन्हें इनवॉल्यूंट्री यानी अनैच्छिक पेशियां बोलते हैं, हमारी इच्छा इसमें काम नहीं करती है। अब 92 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली। तो मेल और फीमेल कॉकरोच को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो पीछे भी ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मेल कॉकरोच है उसमें एनल स्टाइल पाई जाती है और फीमेल में नहीं होती। इसी आधार पर हम मेल और फीमेल कॉकरोच को अलग कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लेते हैं, हालांकि हम पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इन मेल कॉकरोच 9th sternum bear a pair of short unjointed thread like anal style which are absent in female। तो कह रहा है जो नर कॉकरोच है उसके 9वें खंड में, जिसका नाम स्टर्नम है, उसमें जोड़े में बिना ज्वाइंट वाले धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको एनल स्टाइल कहते हैं, और फीमेल यानी मादा कॉकरोच में ये एब्सेंट होती है। एनल सर्काई एंड एंटीना आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। जो अन्य विकल्प दिए गए हैं तो उनके बारे में भी बता रहा है कि एनल सर्काई और एंटीना जो है ये नर और मादा दोनों कॉकरोच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, कह रहा है अर्थवर्म पॉसेसेस हर्ट्स। तो अर्थवर्म यानी केचुए में कैसा हर्ट पाया जाता है, तो 4 पेयर हर्ट पाए जाते हैं, या 8 हर्ट पाए जाते हैं केचुए में, या 4 पेयर कह सकते हैं। तो इन ईच ऑफ द सेगमेंट 7वें 9वें 12वें 13वें में एक एक जोड़ी हर्ट पाए जाते हैं। ये लार्ज होते हैं, मोटे होते हैं और मस्कुलर यानी पेशीय होते हैं, एंड रिदमिकली कॉन्ट्रैक्टाइल और क्रमशः संकुचित होते हैं, फैलते सिकुड़ते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल कार्टिकल वेसल कॉल्ड हार्ट्स, जिसको हम हृदय कहते हैं। तो कुल मिला के केचुए में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, हार्ट पाए जाते हैं 7वें 9वें 12वें 13वें सेगमेंट में। दे पंप ब्लड फ्रॉम डॉर्सल टू वेंट्रल वेसल। इनका काम क्या है, पृष्ठ वाली जो खून की नली है उससे अधर वाली यानी नीचे वाली खून की नली में खून का बहाव करते हैं। व्हाइल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन इज प्रिवेंटेड बाय इंटरनल वाल्व्स। और खून का उल्टी दिशा में बहाव रोकने के लिए इंटरनल वाल्व पाए जाते हैं अंदर। हार्ट्स ऑफ 7th 9th सेगमेंट कनेक्ट डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल। जो हार्ट होता है वो 7वें और 9वें खंड में पृष्ठ और अधर वाली खून की नली से कनेक्ट होते हैं। ओनली एंड आर कॉल्ड लेटरल हार्ट। और इनको 7वें 9वें वाले को, ये 7वें 9वें वाले, इनको हम लोग लेटरल हार्ट कहते हैं, जो डॉर्सल और वेंट्रल वेसल को आपस में कनेक्ट करते हैं। Those of 12th and 13th segment connect both dorsal and supraesophageal vessel। जबकि जो 12वां और 13वां खंड के हृदय हैं या हार्ट हैं वो डार्सल और सुप्राइसोफेजियल वेसल को वेंट्रल वेसल के साथ कनेक्ट करते हैं एंड आर डिजाइन्ड एज लेटरोइसोफेजियल हार्ट। इसलिए इनकी डिजाइन के आधार पर इन्हें लेटरोइसोफेजियल हार्ट नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि केचुए में हृदय 4 जोड़ी होते हैं, 7वें 9वें 12वें 13वें खंड में एक एक जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 94 आ जाता है, कह रहा है ब्लड ऑफ फेरिटीमा इज। जो फेरिटीमा पॉर्थ्यूमा यानी केचुआ है, इसका ब्लड कैसा होता है, तो रेड होता है
विद हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा। इनमें आरबीसी नहीं पाई जाती हैं, ब्लड जो है प्लाज्मा में पूरी तरह से घुला रहता है। तो ब्लड जो है फेरिट्यूमा का लाल होता है और इसका हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है, हमारे जैसे आरबीसी के अंदर नहीं होता है, इस बात को ध्यान देना। सॉल्यूशन देख लेते हैं। कह रहा है सर्कुलेटरी और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ अर्थवर्म इज ए क्लोज्ड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज विद रेमिफाइड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो सर्कुलेटरी ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है अर्थवर्म का, ये क्लोज टाइप का होता है। क्लोज उसे कहते हैं कि नलियों में खून बहता है, और ओपन उसे कहते हैं जिसमें खून ऐसे भरा रहता है। जैसे काकरोच में ओपन टाइप है, खून ऐसे भरा रहता है हीमोलिम्फ के फॉर्म में, जबकि केचुए में क्या है, बंद नलियों में बहता है, इसलिए इसे क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ ए फ्लूइड प्लाज्मा। ब्लड में ब्लड फ्लूइड प्लाज्मा से बना होता है। एंड कलरलेस कार्ब सेल्स, और बिना रंग वाली कार्ब सेल्स पाई जाती हैं। फिजियोलॉजिकली कंपेरेबल टू द ल्यूकोसाइट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट यानी जो हमारे कशेरुकी प्राणी हैं, उनकी ल्यूकोसाइट से हम तुलना कर सकते हैं इन कलरलेस कार्ब सेल्स की। जैसे हम में श्वेत रक्त कणिकाएं WBC पाई जाती हैं, वैसे इसमें भी पाई जाती हैं। द रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन आर इरिथ्रोक्रुवोरिन आकर्ष डिजॉल्व इन प्लाज्मा। तो कुल मिलाकर के जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसका दूसरा नाम इरिथ्रोक्रुवोरिन भी है। ये हमारी प्लाज्मा में घुला रहता है। इट गिव्स ए रेड कलर, ये लाल रंग देता है खून को। एंड एड्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, और इसी में हमारी ऑक्सीजन घुली रहती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है और सांस लेने में हेल्प करती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है अर्थवर्म का, इसमें जो ब्लड होता है, ये ब्लड रेड होता है और हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाई जाती है। ये बात निकल के सामने आई। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। कह रहा है फेरिटीमा पोर्थ्यूमा इज हाईली यूजफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए फेरिटीमा पोर्थ्यूमा यानी केचुआ। इसका कारण क्या है, तो किसान जो खेत होते हैं उसमें खेत के नीचे की मिट्टी को ये ऊपर लाता है। तो देखिए सेकंड विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। दे मेक द सॉइल पोरस। छेद बना के क्या करता है कि मिट्टी को छेददार बना देता है। लीव्स दियर कास्टिंग एंड टेक ऑर्गेनिक डेब्रिस इन द सॉइल। ये क्या करता है कि जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, उनको खा करके उसको पांस में बदल देता है, जैसे गोबर की पांस बनती है, यानी कुल मिला के ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज कर देता है, जिसलिए पौधों के लिए ये खाद का काम करता है। यही इसका उपयोग है हमारे लिए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। कह रहा है फेरिटीमा पोर्थ्यूमा इज हाईली यूजफुल एंड बेनिफिशियल इन एग्रीकल्चर। किसानी में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग है। इट्स हैबिट आर बरोइंग एंड सॉलोइंग अर्थ मेक इट्स पोरस एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी इन मेनी वेज। ये क्या करता है, भूमि को पोरस बना देता है, छेददार, और उसको क्या करता है, अपने मुंह से सॉलो करके मिट्टी को, इसकी फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। दीज बरोज परमिट पेनिट्रेशन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर इन पोरस सॉइल एंड दियर एक्सक्रीटरी वेस्ट एंड अदर secretion also enrich soil by adding nitrogenous material to the soil। ये जो छेद बना देता है, उस छेद से हवा और नमी पौधों की जड़ों तक पहुंचती रहती है। और एक काम और करता है, इसके शरीर से जो पदार्थ निकलते हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजनस मैटर का बढ़ावा देते हैं, जिससे कि पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके। फेरिटीमा पोर्थ्यूमा इज नॉट यूज्ड एज फिश मील। फेरिटीमा पोर्थ्यूमा मछली के भोजन के लिए उपयोग नहीं होता। वेयर एज स्मॉल व्हाइट अर्थवर्म इज ऑफन ग्रो इन सॉइल एंड यूज्ड टू फीड एक्वेरियम फिश। जनरली क्या है कि जो केचुआ है उसको
मछली के भोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन मछली को पकड़ने के लिए किया जाता है, इस बात को ध्यान देना है। लेकिन जो घरों में एक्वेरियम बनाए जाते हैं, देखे होंगे छोटे छोटे, उनमें मछली लोग पालते हैं, उनमें भोजन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कह रहा है हैवर्सियन कैनाल आकर्स इन। हैवर्सियन कैनाल कहाँ पाई जाती है? तो हमने पढ़ा था पहले इस चैप्टर में, तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि हैवर्सियन कैनाल जो मैमल होती हैं उनकी लॉन्ग बोन में पाया जाता है, लंबी। तो हमारे शरीर में लंबी हड्डियां कौन सी हैं? ह्यूमरस है हाथ वाली, या फीमर है पैर वाली? तो यहाँ पर ह्यूमरस ही सबसे लंबी हड्डियों में है, तो ह्यूमरस हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्मॉल बोन्स आर सॉलिड, जो छोटी बोन होती हैं वो ठोस होती हैं। लॉन्ग बोन्स सच एज द ह्यूमरस एंड फीमर हैव ए कैविटी, जो लंबी बोन होती हैं जैसे ह्यूमरस और फीमर है, इनमें गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है। मैरो कैविटी जिसका नाम है, उसमें बोन मैरो भरा रहता है, अस्थि पाई जाती है एट द सेंटर, केंद्र में। द सब्सटेंस ऑफ द बोन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन। जो बोन है, बोन के अंदर जो सब्सटेंस है उसको 3 भाग में बांट सकते हैं, पेरियोस्टियम, मैट्रिक्स एंड इंडोस्टियम। अब देखिए इतना ये सब तमाशा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के जो लॉन्ग बोन होती है उसमें हैवर्सियन कैनाल पाई जाती है, और वो भी लॉन्ग बोन किसकी? मैमल की। तो मैमल की लॉन्ग बोन में हैवर्सियन कैनाल पाई जाती है, और इस हैवर्सियन कैनाल जो लॉन्ग बोन में पाई जाती है, तो हमारे शरीर में लॉन्ग बोन कौन सी है? ह्यूमरस और फीमर। तो इन्हीं में हैवर्सियन कैनाल पाई जाती है। वहाँ के सब तमाशा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। कह रहा है हिस्टामिन सिक्रेटेड सेल आर फाउंड इन। तो हिस्टामिन हम लोग पढ़ चुके हैं, कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल जिसका नाम था वहाँ पाई जाती थी। हिपैरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये 3 चीज़ें सिक्रीट होती थी। ऊपर हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो हिस्टामिन सिक्रीटिंग सेल कहाँ पाई जाती है? कनेक्टिव टिश्यू में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है मास्ट सेल आर फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑफ रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन एंड हिपैरिन। हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है, सीरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर है, हिपैरिन हमारा एंटीकोआगुलेंट है। ये चीज़ है, हम नीचे पढ़ने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए मिनरल फाउंड इन रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड इज। तो वर्टिब्रेट ब्लड जो हमारी कशेरुकी प्राणी हैं, जिनमें छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं रीढ़ में, उनको कशेरुका या वर्टिब्री बोलते हैं। तो जिनमें वो पाई जाती हैं उन प्राणियों को वर्टिब्रेट के अंतर्गत रखा गया है। तो उनमें जो खून में पिगमेंट पाया जाता है, बोल रहा है वो क्या है? तो आयरन पाया जाता है, आयरन। तो आयरन पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड इन इज हीमोग्लोबिन। तो जो लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, कलर्ड, हमारे वर्टिब्रेट के ब्लड में, वो क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ए कॉन्जुगेट प्रोटीन। हीमोग्लोबिन हमारी कॉन्जुगेट प्रोटीन होती है। कॉन्जुगेट का मतलब किसी दूसरे से जुड़ी रहती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए बेसिक प्रोटीन ग्लोबिन। इसमें एक बेसिक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ग्लोबिन, ज्वाइंट टू ए नॉन प्रोटीन ग्रुप हीम, और ये बिना प्रोटीन वाले ग्रुप से जुड़ा रहता है जिसका नाम है हीम। हेंस द नेम हीमोग्लोबिन। इसीलिए बेसिक प्रोटीन ग्लोबिन और नॉन प्रोटीनियस पार्ट हीम। तो हीम और ग्लोबिन मिलके हीमोग्लोबिन बना। हीम इज एन नॉन पोरफायरिन रिंग। हीम में एक आयरन पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। आयरन आ गया, देखिए लोहा। ए मैमेलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 4 हीम मॉलिक्यूल ज्वाइंट विद 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल। अगर हम स्तनधारी यानी मैमेलियन की बात करें तो इसके जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं उसमें 4 हीम से 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। बात निकल के सामने आई। अब क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। कह रहा है फोटो रिसेप्टर ऑफ अर्थवर्म आकर ऑन। तो फोटो रिसेप्टर जो अर्थवर्म के हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो डार्सल सरफेस पे पाए जाते हैं। तो एक चीज़ को ध्यान रखिए, जब केचुआ चलता है तो उसकी पीठ पे ही तो सूरज की रोशनी लगेगी। तो पीठ पे ही सूरज की रोशनी वाले
संवेदांग पाए जाएंगे। तो इसीलिए डार्सल यानी पीठ वाली सतह यानी पृष्ठ सतह पर फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसको ध्यान देना। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो कह रहा है फोटो रिसेप्टर restricted only to dorsal surface are more numerous on prostomium and peristomium of earthworm and gradually reduce in number towards posterior end of the body। कहने का मतलब है फोटो रिसेप्टर पृष्ठ सतह पर केचुए के पाए जाते हैं और पृष्ठ सतह में भी प्रोस्टोमियम जो मुंह होता है उसको पेरिस्टोमियम बोलते हैं, उसके आगे प्रोस्टोमियम होता है, एक टोपी जैसी संरचना। तो उस टोपी जैसी संरचना और जिसको प्रोस्टोमियम बोलते हैं, तो प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम में ज़्यादा फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं और जैसे जैसे हम पीछे की ओर जाते हैं तो इनका नंबर घटता जाता है, ग्रेजुअली रिड्यूस यानी घटता जाता है। दे आर टोटली एब्सेंट इन क्लाइटेलम। क्लाइटेलम जहाँ पर पाया जाता है केचुए में, वहाँ पर फोटो रिसेप्टर एकदम एब्सेंट होता है बस, और बाकी जितनी चीज़ें हैं ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। तो अब इसके बाद हम लोग फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज बस यहीं तक। ओके, थैंक यू।